Hello everyone, welcome to the IS Hub, and here we have with us Krishna who has got All India rank 142. So Krishna, it's a great day for you. अभी कैसा हो रहा है आपको अपना लिस्ट में नाम देख के? How you are feeling right now? सबसे पहले बहुत ज़्यादा शांति। मुझे लग रहा है कि शांति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबको पता होगा कि लिस्ट में नाम आना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर सोचा जाता है अच्छा ठीक है रैंक क्या आई और क्या नहीं आई। खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि आप इतना जो कर रहे थे, चाहते थे कि अगर आप चाहते थे कि मतलब मैं अंदर जाऊं, एक तो आपने इतना हार्ड वर्क किया है तो उसका निकलता है कि ठीक है मुझे रिजल्ट दिख रहा है कि मैं अंदर हूँ। सेकंड, आपको पता चलता है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ, देयरफॉर मैं अंदर हूँ। और फिर एक लगता है कि ठीक है लाइफ एक मतलब आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को जा रहे हो जहाँ पे देश के लिए आप कुछ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि ठीक है मैंने कुछ किया, जो सोचा था, एक ड्रीम था जो बहुत लोग देखते थे और फॉर्चुनेटली मैं उसको पूरा कर पाया हूँ। तो अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है और बहुत शांति होती है कि एक सुकून है। अब आजू बाजू सब चीज मुझे सुनाई दे रही है आराम से। इंडीड कृष्णा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी फीलिंग होती है ये। आप इसको वर्ड्स में कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। बट आपका ये 5th अटेम्प्ट था। 4 अटेम्प्ट से आप फेल हो रहे थे, हर बार फेल होके फिर वहां पे 0 पे खड़े होना, वहां से फिर से पूरी प्रिपरेशन करना। सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? उससे ओवरकम कैसे किया? एक 6 साढ़े 6 साल का लंबा जर्नी है आपका। सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? जर्नी बहुत लंबी है, इसमें कोई नो डाउट। बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं होता कि मतलब हमेशा आप अपबीट ही रहते हो, हमेशा एक्साइटेड ही रहते हो। बहुत सारे दिन पर डे आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं छोड़ देता हूँ यार। आई विल टेल यू एन एग्जांपल। इस पूरे 6 साल की जर्नी में मेरे सामने कोई सिंगल था, मेरा फ्रेंड कोर्ट रिलेशनशिप में गया, उसकी एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, शादी भी ठीक है, उसके बाद फिर बच्चे हो गया, मुझे बेबी शावर में बुलाया गया, उसके बाद फिर वो अपनी फोटो खिंचवा के कि अब चाचा या ताऊ जी से मतलब बात कर लो। तो मतलब दिस हैपेंस। और मैं तब तक एक ही उसी कमरे में लाइब्रेरी में जाके हाफ पैंट में जाके पढ़ रहा था। तो ये चीज एक होती है। फिर सेकेंडली आप क्योंकि डेली बेसिस पे आप वही कर रहे हो, वही रूटीन कर रहे होते हो, तो एक मैकेनाइजेशन आ जाता है, आप मशीन बन जाते हो। मतलब ऐसा कई बार हुआ कि कोचिंग में संडे को छुट्टी होती थी और मैं तो भी पहुंच गया कोचिंग, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं चला कि आज संडे है, क्योंकि डेली बेसिस पे वही चीज हो रही थी। मतलब एक फर्स्ट ईयर में कोरोना के टाइम भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि और सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आए थे, लेकिन एक यूपीएससी के एस्पिरेंट में ज्यादा चेंज आते नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही लोगों से बहुत कम बात करता है, अकेले रहता है, तो उतना ही हमें बस खाने का इशू था, बस अदरवाइज कुछ नहीं। तो उसमें ऐसा हो गया था कि इतने दिन तक आप बाहर नहीं निकले, तो ये हो गया था कि जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि आजू बाजू की चीजें मेरे ऊपर गिर रही हैं। तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पीयर ग्रुप में रहिए कि जहाँ पे लोग हों, और वो भी वही, क्योंकि सभी ऐसा नहीं होता कि मतलब जो भी सीरियस कैंडिडेट होता है सबके साथ ये चीज होती है कि वो उसको भी ये लगता है कि अरे आज मैं छोड़ दूं पढ़ाई और ये कर लूं। लेकिन अगर जब आपको पता चले कि नहीं अकेला मैं ही फील नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला भी फील कर रहा होता है, तो उसमें ये चीज करनी चाहिए। सेकेंडली आपको अपने फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई, क्योंकि ये गिल्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि आप हर चीज में कर सकते हो, ठीक है एक दिन मैंने नहीं पढ़ा तो आप दूसरे दिन डबल पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपकी बीमार हो गए, आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैं पटेल नगर से करोल बाग, इवन पटेल नगर में भी, मैं पटेल नगर में रहता हूँ, तो पटेल नगर में भी मुझे क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल थे, लेकिन तो भी मैं पटेल नगर से चलकर करोल बाग आता था सिर्फ क्वेश्चन पेपर खरीदने। और सारे क्वेश्चन पेपर भी नहीं खरीदता था, 2 या 3 खरीदता था, उनको जाता था, फिर उनको लगाता था, फिर वापस आता, जस्ट कि मैं वहां तक यहाँ से यहाँ चलूं, आऊं, लोगों को देखूं क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे ही होते थे धीरे धीरे करके। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कुछ किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल फर्स्ट पे 0 पे खड़े होते हैं और सक्सीड नहीं हो पाते जब तक, तो वहीं 0 ही होता है हमारे पास। बट फ्रेंड्स की शादी जब हो रही होती है तो दैट फील्स रियली डिसअपॉइंटिंग उस टाइम पे। नो इश्यूज। सो व्हाट वाज द डिफरेंस व्हिच मेड यू गॉट सेलेक्टेड? पिछले 4 बार का फेलियर, इस बार सिलेक्शन, तो आपको लगता होगा ना कि कोई डिफरेंस होगा यार, पिछले 4 बार मैं ये गलतियां कर रहा था, इस बार मैंने इन गलतियों को सही किया तो सिलेक्शन मिला मुझे। So what was that difference? डिफरेंस है। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट करके बताता हूँ। सपोज आप जब एथिक्स की बात करते हैं, तो एथिक्स इतना ज़्यादा ट्रबलिंग सब्जेक्ट है कि एज ए इंजीनियर मुझे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा समझ पाते हैं कि आप उसमें यूटिलिटेरियन डाल दीजिए, फिलोसफीज डाल दीजिए, ये कर दीजिए। जब आप किसी से पढ़ने जाओ तो नहीं, आप अंदर से लिखिए, अंदर वाली भावना आनी चाहिए, वो लिख दो उसमें, तो आपको मार्क्स आ जाते हैं। तो अब अंदर से तो भावना कहाँ से आ रही है, वो आ भी रही है, तो फिर मैं लिखूँ कैसे, तो वो गलत गड़बड़ हो रहा था। तो एथिक्स में मैंने क्या किया, अगर आप
यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पे जाके आप पीयूष सर की वीडियोस देखिए, तो आपको समझ में आएगा। एज ए इंजीनियर मुझे समझ में आया, क्योंकि शायद उनका बैकग्राउंड भी इंजीनियर है, तो इस वजह से मुझे ये समझ में आता है कि कैसे एक स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं, कैसे आपको पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और इस वजह से मुझे क्या उसमें आंसर देना है। तो एक ये चीज हो जाती है। सेकेंडली बहुत प्रैक्टिस जरूरत होती है। तो एक प्रोग्राम था MMP पीयूष सर का, तो उसमें हर अल्टरनेटिव डेज पे आपको हमें क्वेश्चंस मिलते थे और उसको हमें करना होता था, 1 घंटे के अंदर करना होता था उसे। और तो उससे एक तो टाइम का हमें पता चल जाता था और कैसी क्वालिटी लिखनी है, और उसके बाद उस पर डिस्कशन होता था। तो उससे मेरे पास पहले से ही जब मैं एक्चुअल पेपर लिख रहा होता था तो बहुत सारा डेटा है, मुझे पता है कि कैसे लिखना है, तो एक ये प्रैक्टिस हो जाती थी। सेकेंडली जब आप अगर सपोज ऐसे की बात करते हैं, ऐसे में करते हैं तो ऐसे में सभी लोग एक ही जैसी चीजें लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने भी उतना ही पढ़ा, सामने वाले ने भी वही रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वही फिगर्स पढ़े हैं, तो सभी लोग वही लिखेंगे। तो मैं ऐसा क्या करूं जो इंटरेस्टिंग हो जाए, मेरे ऐसे पढ़ने वाले को मजा आ जाए। तो मतलब एक ये अंदर से इनहिबिशन होता था कि शायद पता नहीं पिक्चर्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, या जो लोग ऐसे लिखते हैं वो बहुत पहले से किए होते हैं। तो मैं जब अपना ऐसे चेक करा रहा था तो एक बार सर ने एक ऐसी कहा कि अरे तुमने ये क्यों नहीं, पीयूष सर ने कहा कि तुमने ये बॉलीवुड के गाने भी तो लिख सकते थे इस चीज को करने के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअल में मैंने अपने उसमें लिखा कि लोगों को याद होगा कि एथिक्स में एक क्वेश्चन आया था डिफेंस के ऊपर, जिसमें ये कुछ ऐसा था कि नेशनल जो सिक्योरिटी है दैट शुड बी प्रायोरिटी। तो मेरा जो आंसर था वो स्टार्ट था कि मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, गुलजार साहब ने लिखा है। तो ये सब चीजें इंटरेस्टिंग बनाती है उसमें, क्योंकि सभी एक चीज लिख रहे हैं, तो आप जब ये सब चीजें लिखोगे, पिक्चर्स के डालोगे, एनेक्डोट डालोगे, तो ये चीज एक बेसिक फंडा होता है ऐसे में कि ये चीज कुछ मिनिमम चीजें होती हैं जो अंदर होनी चाहिए, वो सर ने आप मुझे बता दी थी कि ये चीजें होनी, तो दैट हेल्प्स मी अ लॉट। अब आप आते हो जब अगर जीएस के, तो क्या होता था, मैं शुरुआत में जीएस के जो आंसर्स लिखता था वो ऐसे लिखता था कि जैसे मैं टीचर हूं, मैं टीचर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ठीक है छोटे से बता के और ये वाले। लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि वो 250 मार्क्स का वर्ड है, तो उसमें आपको ये नहीं समझाना नहीं है, उन्हें बताना है कि आपके पास क्या क्या नॉलेज है। तो इस वजह से ये नॉलेज उसमें आती थी कि कितना डेटा है, आपको डेटा मुझे मिला, तो इस वजह से मुझे डेटा पता चल गया कि अच्छा ठीक है डेटा। थर्डली कई बार ये चीज ऑल्सो कहेगी कि जिसने पेपर लिखा होगा उसे पता होगा, कई बार एथिक्स में ऐसा होता है कि आपको 1 मिनट के अंदर एक आंसर लिखना होता है, क्योंकि हमारे पास इतना कम टाइमिंग होता है। तो आपके पास इतना बैंक ऑफ एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट होने चाहिए कि आपको सोचना भी ना पड़े वहां पे, और आप खटर 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 कर लिखते चले जाएं। तो उसके लिए अगर आपके पास डेटा हो, अब वहां सोचोगे तो निकल जाएगी गाड़ी, वहां सोचना नहीं है, वहां पे बस जाके देकर आना है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर गई मेरे लिए, हेल्प किया मुझे। और फिर वही वाली बात होती है कि हार्डवर्क सभी लोग कर लेते हैं, और मैं इतने 4 साल से 5 साल से कर ही रहा था हार्डवर्क, लेकिन एक कोई स्ट्रैटेजी मुझे बता दे कि अच्छा ठीक है ये करने से आ रहा है उसका इनपुट, मुझे पता है कि हाँ ये, और मुझे समझ में आता था कि ये करने से इनपुट करने से आउटपुट आ रहा है। तो ये वाली चीज मेरे बहुत काम कर गई, मुझे लगा कि अच्छा हाँ ये करूंगा, मेरे इतने अगर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे इसमें 10 पॉइंट लिख, 5 पॉइंट इसमें फॉर द टॉपिक, 5 पॉइंट अगेंस्ट, फिर एक कंक्लूजन में एक कमेटी, और ये तो अगर आपको जब ये पता हो ना तो आपका आंसर एक बहुत मतलब एक सिंपल सा अच्छा सा हो जाता है, एक सिस्टमेटाइज्ड हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, सारे डायमेंशंस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सब चीजें काम कर गई इस बार। सो मतलब गाइडेंस की बहुत ज्यादा हेल्प मिली आपको, गाइडेंस से, और दैट मेड द डिफरेंस फाइनली। सो पीयूष, सॉरी कट कर देंगे इसको। सो कृष्णा, कई बार क्या होता है कि जब हम फेल हो रहे होते हैं तो हम बहुत अकेले से पड़ जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सक्सेस में। जो फाइनली हम सक्सीड करते हैं तो वहाँ पीछे से पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो रोल पीछे से होता है इसलिए कभी लोगों के सामने नहीं आ पाता। तो आई वॉन्ट यू टू एड्रेस द एस्पिरेंट्स की कैसे पेरेंट्स ने आपको इस जर्नी में हेल्प किया थ्रू आउट। पेरेंट्स फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम पे, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी होती है, आप थोड़े से आइसोलेटेड होते हो, और इस वजह से जो पहले आपके फ्रेंड्स होते थे या तो उन्हीं को वो फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी इस जर्नी में हो, तो अदरवाइज और वो जो लोग दूसरे फ्रेंड्स होते हैं वो शायद इतना समझ नहीं पाते कि आप उनको फोन नहीं कर रहे हो 2-2 3-3 महीने, तो क्या होगा। तो ऐसे में फैमिली आती है, फैमिली आप कुछ भी कर लो, उनको पता चलता है कि ठीक है आज मूड नहीं है तो शायद नहीं बात करेगा, दूसरा अच्छा है तो उसको इंपॉर्टेंट को पता होता है कि टेस्ट में इंसान टेंशन में होता है। तो कोइंसिडेंटली और फॉर्चुनेटली जो मेरे पेरेंट्स हैं तो उन्होंने ये चीज़ बहुत साथ दी। उन्होंने कभी मुझे ये मौका मतलब ये बोलने का दिया ही नहीं कि ये मेरे लिए चीज़ नहीं है, क्योंकि इतने फेलियर के बाद कई बार ऐसे थॉट आते शायद मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान अलग अलग
के लिए होता है और शायद यूपीएससी मेरे लिए नहीं था। तो लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता, मतलब तो और सारे एग्जाम निकले तो ये भी निकलेगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या चाहिए तुम्हें, हम तो सब कुछ दे रहे हैं, आराम से करो, तुम्हें पढ़ना है ना, बस पढ़ो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थी। और आई थिंक मैं कहूँगा कि इसमें मेरी सिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। शी वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन टर्म्स ऑफ मुझे डेटा, मतलब एक चीज़ होती है आप पढ़ना और एक चीज़ होती है आपको डेटा कलेक्ट करना और ये करना। तो शी वॉज डूइंग ऑल द लॉजिस्टिक्स फॉर मी कि कहाँ कौन सी कोचिंग का अच्छा है, कहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो, कहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी शी डिड एंड आई थिंक इफ सक्सेस में मेरा है तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ, हार्डवर्क तो मैंने किया है, ऐसी बात नहीं है, हार्डवर्क मेरा ही है, लेकिन इसके साथ ये जो जर्नी है यूपीएससी की, उसमें पेरेंट्स और आपकी फैमिली भी वही जर्नी कर रही होती है, वो भी यूपीएससी जितनी प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं। और आज आप अगर पूछोगे तो उनको भी पता होता है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या उसका सिलेबस होता है, सब कुछ पता होता है। तो हाँ, ये मैं कहूँगा कि ये मेरी एक जर्नी थी 6 साल की, और उतनी मेरे पेरेंट्स की भी और मेरी फैमिली की भी जर्नी रही। और जितना आज मैं खुश हूँ, मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा गुना वो लोग खुश होंगे, क्योंकि मुझे देखकर तो खुश होते ही हैं। और बस यही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब अकेला एक इंसान शायद नहीं कर पाता, लेकिन इट्स टेक्स अ विलेज, और उस विलेज में आपकी फैमिली होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कृष्णा, जैसा कि आपने कहा कि जितना खुश आप हो और जो जर्नी आप ट्रेवल कर रहे होते हो, तो वो आपके साथ आपके पेरेंट्स भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, प्लस आपके मेंटोर्स भी ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो जितना खुश अभी आप हो, उतना ही खुश दी IAS हब फैमिली भी है अभी आपके लिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज इंटरव्यू। थैंक यू so much.